वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार अग्निशमन सेवा का दूसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये फुल प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इसमें टोटल 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें सभी तरह के प्रश्न आपका हिंदी का हो गया, अंग्रेजी का हो गया, गणित का हो गया, जीके जीएस कहानी की जिस तरह से सिलेबस है, नया सिलेबस है, उसी पे आपका आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। पहला प्रैक्टिस सेट, इसके पहले 100 प्रश्नों का मैं अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। सभी का मैं प्ले लिस्ट बना करके आपका चैनल पे बना देता हूँ फ्रेंड्स प्ले लिस्ट में। तो वहाँ पर जाकर के भी इसका प्रैक्टिस सेट आप लोग करते चलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मार्केट में आया हुआ बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 28 प्रैक्टिस सेट है। सभी का मैं करवा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं पूर्णतः नए सिलेबस पे आधारित आपका ये सिलेबस है। जो नया सिलेबस लागू है उसी पे आधारित है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और देखिए किस तरह का आपका प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में जो बुक आया हुआ है फ्रेंड्स उसमें आपको दिया गया है। बढ़िया प्रकाशन का है फ्रेंड्स। तो चलिए, और इसका पीडीएफ फ्रेंड्स मैं 1 घंटा बाद आपका टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए फटाफट देखते चलिए फ्रेंड्स, कोशिश करेंगे कम समय में करने के लिए। चलिए, आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स। देखिए, मैथ का कुछ क्वेश्चन हो सकता है फ्रेंड्स इसमें सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस पर सोल्व करने में नहीं बनेगा, तो उसका अलग से सोल्यूशन मैं आपको करके दूंगा। आज का पहला सवाल आपके सामने है। देखिए कि उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है। पहला नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चावल। उत्पादन की दृष्टि से भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न है चावल है। चावल है जो फ्रेंड्स आपका किस मिट्टी में उपजाया जाता है, तो खास करके दोमट मिट्टी में उपजाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है। गेस करते भी चलिएगा आप लोग, ठीक है। कौन सा कटिबंध इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है, तो शीतोष्ण कटिबंध करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। भारत के में सबसे ज़्यादा जो खनिज संसाधन पाया जाता है वो झारखंड में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स, आपका ये न्यूमेरिकल है कि एक ग्रह पर गुरुत्व के कारण त्वरण 0.98 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि मनुष्य के लिए 2 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर कूदना सुरक्षित है, तो तदनुसार उस ऊंचाई जिससे वह उस ग्रह पर कूद सकता है निम्न में होगी। पृथ्वी पर जी बराबर, तो सभी को पता है स्मॉल जी का मान कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, 20 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। सवाल नंबर 4 को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स H2S की ज्यामितीय तथा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो देखिए H2S की ज्यामितीय तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो 5 का नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, कोणीय तथा अशून्य होगा। क्या होगा, कोणीय तथा अशून्य होगा। चलिए अब देखिए इंग्लिश का कुछ सवाल यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड्स। फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो कह रहा है यहाँ पर कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच। ठीक है, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच कह रहा है ना, तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा इसमें। ठीक है, कह रहा है फाइंड आउट द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो क्या हो जाएगा फिर, एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो फास्ट इसमें आ रहा है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ रहा है। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 कर रहा है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड इन ईच केस एंड मार्क इट इन योर आंसर शीट। तो इसमें देखिए जो गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कजेसेंस है। कजेसेंस यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ। कजेसेंस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सतर्कता होता है। तो यहाँ पर CAUT यहाँ पर आई होना चाहिए। ठीक है, TI, इसका सही स्पेल्ट इससे होगा CAUTIOUSNESS, इस तरह से होना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ पर आई छूटा हुआ है, CAUTI यहाँ पर होना चाहिए, TIOUSNESS होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, सतर्कता होता है। तो यही मिस स्पेल्ट लिखा हुआ है। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 है चूज द करेक्ट सफिक्स टू फ्रॉम कंप्लीट वर्ड। ठीक है, तो इसमें कौन सा सफिक्स होगा, एक प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो 8 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए जो सफिक्स होता है क्या होता है, प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद में लगता है, तो क्या हो जाएगा इंटरप्ट है, इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंटरप्शन मतलब क्या होता है, व्यवधान होता है। तो देखिए इंटरप्ट से इंटरप्शन बन सकता है, सफिक्स इसमें लग सकता है। ठीक है, तो सुटेबल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखिए, सवाल नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस मतलब समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला याद है फ्रेंड्स, 2 3 1 है, यानी सेकेंड पर्सन उसके बाद थर्ड उसके बाद में फर्स्ट पर्सन होता है। तो क्या हो जाएगा, यू ही आई हो जाएगा, यानी 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या, यू यानी कि 2 नंबर, उसके बाद में यहाँ पर 3 नंबर ही, यू एंड ही। ठीक है, हैव टू विजिट एग्जीबिशन। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है, तो यू एंड ही आई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 2 3 1 हिसाब से। 10 नंबर सवाल को देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम के उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो स्केर्स, स्केर्स, स्केर्स मतलब क्या होता है, स्केर्स मतलब होता है दुर्लभ कह सकते हैं या तो तंगी कह सकते हैं। तो तंगी का उल्टा क्या होगा, प्रचुर होगा, यानी कि अपोजिट कर रहा है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब क्या होता है, प्रचुर होता है। तो आपका स्केर्स का जो उल्टा शब्द हो जाएगा प्लेंटीफुल हो जाएगा। चलिए देखिए मिक्स इसी टाइप से आपका सेट किया हुआ है फ्रेंड्स बिहार पुलिस फायरमैन के लिए। तो सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप लोग अभी से देखते रहे। बाकी तो सिलेबस के अनुसार मैं क्वेश्चन टाइप करके आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। और 7:30 बजे फ्रेंड्स आपका 50 जीके जीए स्पेशल मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स का भी रहता है, तो वो भी देखिएगा 7:30 बजे शाम में। 11 नंबर सवाल को देखें, 11 नंबर सवाल है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। याद रखिएगा फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन भी हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें 2 और है इंपॉर्टेंट है, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था जो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित हुआ था 78 में फ्रेंड्स, और इसको रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कितना जीके बना, बहुत सारा बना, सब याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, लॉर्ड कर्जन के। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। इसको रद्द किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है। बिहार का राजकीय प्रतीक कौन सा नहीं है, चलिए बताइए। इसमें 12 का राइट आंसर क्या होगा, 12 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, देखिए राजकीय वृक्ष बिहार का पीपल है, ये याद रखिएगा, सही है। राजकीय पुष्प गेंदा है, ये भी सही है। राजकीय पक्षी गौरैया को माना गया, ये भी सही है। राजकीय नदी गंगा है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गंगा है जो भारत का राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है, ना कि बिहार का है जो राजकीय नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजकीय प्रतीक आपका यही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, कौन सा है 13 का। तो 13 नंबर सवाल का गेस करें, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लैथेनाइट्स होगा। तो 13 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्षार धातु हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है, तो क्षार धातुएं है। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए। 14 नंबर सवाल आपका है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, तो ये आपका किस पे किया गया है, राजनीतिक नीतियाँ पर विशेष कर करके इस पर प्रकाश डाला गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियाँ पर विशेष प्रकाश डाला गया है। सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण है। देखिए महासागर में जो ज्वार भाटा आता है फ्रेंड्स, पहले भी बता चुका हूँ किसके कारण से आता है। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से होता है, जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण से होता है, दोनों से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 को देखिए। गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसी तरह से आपको मिक्स करके आपको बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाएगा। देखिए हिंदी से सवाल है ये। 16 नंबर सवाल क्या है कि गुलर का फूल होने का क्या होता है फ्रेंड्स, तो 16 का हो जाए दुर्लभ वस्तु, यानी जल्दी दिखाई नहीं देता, स्पष्ट रूप से जल्दी दिखाई नहीं देता। गुलर का फूल होना यानी कि बहुत दुर्लभ दिखाई देना, तो दुर्लभ वस्तु हो जाएगा इस तरह से। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा।
उसका पत्र किस वर्ग में आएगा। देखिए इस टाइप का सवाल आपको पूछा जा सकता है, मॉडरेट सवाल है। एक स्टूडेंट है जो कक्षा 10 में पढ़ता है और कह रहा है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड यानी अनुपस्थित था उसका दंड माफ़ करने के लिए वो पत्र लिखता है हेडमास्टर को, प्रधानाध्यापक को, तो किस वर्ग में वो आएगा। 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेदन पत्र के अंतर्गत आएगा, आवेदन दिया उसने। 18 नंबर सवाल को देखिए, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है 18 का। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर है वो नीचे के दाहिने साइड में आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीचे के दाहिने साइड में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका है ऐसे तो नीचे हो गया, तो नीचे के दाहिने साइड में यहाँ पर देखिएगा उसका अधिकारी का सिग्नेचर यहाँ पर रहता है। ठीक है, इधर आपका बायां साइड हो गया, इधर दाहिना साइड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नीचे के दाहिने साइड में। आप लोग जातीय आवासीय आय बनाते होंगे फ्रेंड्स, तो देखिएगा नीचे के दाहिने साइड में यहाँ पर वहाँ पर आपको उसका सिग्नेचर रहता है। ठीक है, तो देखिए ये सब कॉमन सेंस की बात है, लेकिन इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। 19 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है 19 का। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ल। ठीक है, ल है जो आपका पार्श्विक ध्वनि है, पार्श्विक ध्वनि। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं, तो पार्श्विक ध्वनि जिसमें जीभ की नोक के दोनों तरफ से, ठीक है, यानी जीभ की नोक के दोनों तरफ से यानी पार्श्वों से हवा निकलने के कारण इन ध्वनियों को बोला जाता है, इसलिए इसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। तो देखिए ल बोलिएगा, ल, तो देखिए जीभ के दोनों साइड से क्या होता है, हवा निकलता है। ठीक है, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, यही आपका पार्श्विक ध्वनि हो गया। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। कोई भी उपसर्ग है जो क्या होता है फ्रेंड्स, शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय और प्रत्यय है जो बाद में लगता है। तो प्रत्येक में कौन सा होगा, प्रति जोड़ एक होता है ना, प्रति जोड़ एक होता है इसका संधि विच्छेद। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, इस तरह से होता है प्रति अजोड़ एक। ठीक है, देखिए प्रति जोड़ एक, तो इसमें यही आपका है जो उपसर्ग है। ये संधि विच्छेद भी याद रखिए, प्रति जोड़ एक यानी प्रत्येक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना होगा। टॉप मोस्ट VVI सवाल है। कोई भी लिक्विड है, द्रव है, वो ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है यदि स्पर्श कोण कितना होगा तब। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो नहीं करेगा। ये देखिए मॉडरेट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। फिर से देख ले, कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण कितना होता है तो 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल आपका फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रणाली नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका जो 22 नंबर सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका ये देखिए स्ट्रक्चर है जो आपका नॉन एरोमेटिक है, ऑप्शन नंबर बी 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, 23 नंबर सवाल आपका क्या है कि कौन सा गहन गुण होता है, गहन गुण कौन सा होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तनांक होता है जो गहन गुण होता है। गहन गुण देखिए, गहन गुण क्या होता है फ्रेंड्स, गहन गुण वह होता है जो कि पदार्थ की मात्रा या निकाय के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, वो किस पे, पदार्थ के जो द्रव्यमान होता है, मात्रा होता है, उस पर मात्रा और निकाय पर और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो कह रहा है कौन सा गहन गुण होता है, तो अपवर्तनांक होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, गहन गुण होता है। याद रखिएगा अपवर्तनांक है जो एक गहन गुणधर्म है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 24 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा गैस के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। ये देखिए अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अभिगृहित नहीं है। तो 24 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी अणुओं की चाल समान होती है। अगला सवाल 25 नंबर सवाल को देखें, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है यह मानना आवश्यक है कि। अच्छा सवाल है, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पूछा जा सकता है, यह दर्शाने के लिए कि एक सरल लोलक सरल आवर्त गति कर रहा है यह मानना आवश्यक है कि क्या। 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानना है कि दोलन का आयाम कम होता है, दोलन का जो आयाम होता है वो क्या होता है, कम होता है। 26 नंबर सवाल को देखिए, 26 नंबर सवाल, किसी तरंग का संचरण नियतांक भी कहलाता है, क्या कहलाता है,
26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। किसी तरंग का संचरण नियंतांक भी कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है। संचरण नियंतांक है जो कोणीय तरंग संख्या भी कहलाता है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 27 को देखिए फ्रेंड्स, लेड यानी सीसा का अपेक्षित घनत्व इतना है, इसका घनत्व SI मात्रक में कितना होगा? ये भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1.13 इंटू 10⁴ होता है। लेड सीसा का अपेक्षित घनत्व अगर इतना है, इसका घनत्व SI मात्रक में इतना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 28 नंबर सवाल का कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं उसी को मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी, जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है। जबकि सभी को जानते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी वस्तु या कोई भी कण अगर दूरी चलना शुरू करता है और वो अपना वास्तविक बिंदु पर लौट जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जबकि इसमें क्या कर रहा है? शून्य नहीं होता है। तो ये गलत है ना, यानी विस्थापन शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी 28 का राइट आंसर ये गलत कथन है। अब बाकी जो भी कथन है फ्रेंड्स वो सब है जो क्या है? सही है। जैसे कि विस्थापन अक्ष के मूल बिंदु के चुनाव से स्वतंत्र होता है, सही है। विस्थापन चली गई दूरी के बराबर भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये भी सही है। विस्थापन बिंदुओं के बीच कण की वास्तविक गति की प्रकृति को नहीं बनाता, ये भी सही है। यही आपका गलत है। 30 नंबर सवाल को देखिए। 30 नंबर सवाल है, निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? 29 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एक समान त्वरण का। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है? तो एक समान त्वरण का है। 30 नंबर सवाल को देखें, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय क्या होता है? लैटिन भाषा में सदिश का क्या होता है? तो वाहक होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी, लैटिन भाषा में सदिश शब्द का मतलब होता है वाहक होता है। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, क्या है मैथ का? देखिए, रुपये 12,000 का एक वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। देखिए, एक वर्ष के लिए कर रहा है, 6 माह ही 10% है और पूछ रहा है कितना? 6 माह के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो 6 माह का तो दर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। तो सिंपल है फ्रेंड्स, आप 12,000 का कितना? 12,000 का 5% निकाल दीजिए, वही तो आंसर हो जाएगा। 12 का 5%, 2 शून्य से कितना? 2 शून्य 12×5 = 60, 6,000 रुपया। सॉरी, 12×5 यहाँ से कट जाएगा ना, 2 शून्य से 2 शून्य 120 × 5 यानी 12×5 = 60, 600 रुपया इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 6 महीने का। ऑप्शन नंबर बी इसका एक बिल्कुल राइट आंसर है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सवाल नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि स्विट्जरलैंड लुसाने में पड़ता है। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय पड़ता है वो आपका स्विट्जरलैंड लुसाने में पड़ता है। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है, इन युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, इसको आपको बताना है। 33 नंबर सवाल का कह रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ संचालन कमान का नाम दिया है, यहाँ मुख्यालय दिया है। तो 33 नंबर सवाल का जो सुमेलित नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय जो मुंबई है ये आपका गलत है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय मुंबई में सुमेलित नहीं है। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गांधीनगर पड़ता है। मुंबई की जगह पर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? आपका गांधीनगर होना चाहिए, गांधीनगर, जबकि मुंबई दिया। तो यही सुमेलित आपका नहीं है। बाकी पूर्वी वायु कमान का मुख्यालय शिलोंग सही है। याद करते चलिएगा। मध्य वायु कमान का मुख्यालय इलाहाबाद है। पश्चिम वायु कमान का कितना है? दिल्ली है। तो ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मध्य वायु कमान का इलाहाबाद पड़ता है। ऐसे फ्रेंड्स आपको वायुसेना को कितने कमानों में बांटा गया? तो 7 कमानों में बांटा गया। 7 का मुख्यालय आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 मुख्यालय था, चारों को अभी हम लोग देख लिए, सबको याद एक बार रिपीट कर ले। दक्षिण पश्चिम वायु कमान का मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। पूर्वी वायु कमान का शिलोंग पड़ता है। मध्य वायु कमान का इलाहाबाद पड़ता है। पश्चिम वायु कमान का दिल्ली पड़ता है। अगला सवाल को लेते हैं। 34 नंबर सवाल आपका है कि इनमें से किसकी तरंग दैर्घ्य दीर्घतम होगा यानी अधिकतम होगा? बहुत अच्छा सवाल है। 34 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अवरक्त किरण। अवरक्त विकिरण का जो तरंग दैर्घ्य होता है क्या होता है? दीर्घतम होता है। ऑप्शन नंबर 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त किरण इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 35 को देखिए। सवाल नंबर 35 आपके सामने है। 35 नंबर सवाल क्या कर रहा है फ्रेंड्स आपका, कि मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होता है? कपाल में पूछा जा रहा है 35 का। कितना होता है? टोटल 8 होता है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अगर खोपड़ी में पूछा जाए फ्रेंड्स तो लगभग कितना? 29 होता है।
खोपड़ी में अगर अस्थियों की संख्या पड़े तो 29 होता है, ये याद रखिएगा। और कपाल में पूछा जाए तो कितना, 8 होता है, ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर सवाल है, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है। ये पहले भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ 36 का। तो क्या होता है, भारत में जो पतझड़ वन है जो बहुत ज़्यादा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक विद्यमान है, तो पतझड़ वन भी कहीं डायरेक्ट रहेगा या तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन रहेगा। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं कि जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है। जल स्रोतों में प्रदूषण कौन से कारण से बढ़ता है। 37 का, इसका हो जाएगा पेस्टिसाइड से बढ़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा डायरेक्ट फ्रेंड्स कि जल स्रोतों में प्रदूषण पेस्टिसाइड से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, बैक्टीरिया की एक प्रजाति जो समुद्र जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करती है और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होती है। टॉप मोस्ट बीवीआई सवाल है ये। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसे क्या कहता है, सुपर बग कहा जाता है। ठीक है, 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए फ्रेंड्स, मॉडरेट सवाल है कि बैक्टीरिया का एक प्रजाति है जो समुद्री जल की सतह पर फैले पेट्रोलियम पदार्थों को विघटित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और समुद्री जल को प्रदूषण से मुक्त करने में सहायक होता है। क्या होती है, सहायक होती है, सुपर बग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी 38 का करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर सवाल को देखें कि लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में, तो देखिए लोकसभा में कितना होता है, आप लोग गेस करें फ्रेंड्स। तो लोकसभा में आपका 2 होता है ना, और राज्यसभा में कितना होता है, 12 होता है। तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। कितना, 14 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 आपका है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। चलिए अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम बार स्वतंत्रता दिवस आपको 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, कब, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। 41 नंबर सवाल को देखें कि ताशकंद किस राज्य की राजधानी है। ताशकंद, चलिए ताशकंद किस राज्य की राजधानी है बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका देखिए मैथमेटिक्स से है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मैं बाद में कराऊंगा। कुछ सवाल का इसका आंसर मैं बता देता हूं और इसका मैं पीडीएफ बना करके फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं जरूर डाल दूंगा 1 घंटा के बाद में। 42 नंबर सवाल है, एक दुकानदार रुपया प्रति किलोग्राम से वाले 26 किलोग्राम चावल के साथ रुपये 180 किलोग्राम कीमत वाले 30 किलोग्राम चावल को मिश्रित कर देता है। मिश्रण से सवाल है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। 42 का राइट आंसर आएगा, सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर डी 5%। ठीक है, अगला सवाल तो देखिए 43 नंबर सवाल आपका है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए भारत का जो पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था फ्रेंड्स, तो इसका डिजाइन एडविन लुटियन ने किया था। ठीक है, जो संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था, तो एडविन लुटियन ने बनाया था। और भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। इसका डिजाइन किसने बनाया था, एडविन लुटियन ने बनाया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसका एक और जो पूछा जाता है नए संसद भवन, ये भी याद रखिएगा। अभी जो नए संसद भवन है वो उसका जो अक्टूबर 2022 तक बनकर तैयार होगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नया जो संसद भवन बन रहा है वो कितना, अक्टूबर 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है बनाने के लिए। ठीक है, जिसमें जानते हैं कितना बैठने की व्यवस्था है, तो 1272 उसमें सदस्य बैठ सकते हैं, जो नया वाला संसद बनेगा और 2022 तक बनने के तैयार होगा, लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ सवाल क्या था आपका कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था, तो 1927 में हुआ था। इसका डिजाइन किसने बनाया था फ्रेंड्स, तो एडविन लुटियन ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा। सवाल नंबर 44 को देखिए। सवाल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका अयुग्मित कह रहा है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। तो इसका देखिए आपका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है उसे निकालेगा तो उसमें पता चल जाएगा अयुग्मित, तो इसे आपका क्रोमियम में आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम का है जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक की संख्या अधिकतम है। ऑप्शन नंबर बी 44 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पश्चिम किनारे पर कौन सा बंदरगाह, चलिए 45 का राइट आंसर आपको कांडला साफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। कांडला है जो कहाँ पड़ता है आपका, पश्चिम किनारे पर स्थित है ना। कांडला बंदरगाह है जो भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित है फ्रेंड्स। और ये पूछा जाता है कि कांडला है जो किस प्रकार का बंदरगाह है, तो यह एक जवारीय बंदरगाह का उदाहरण है। और ये आपका पश्चिम तट पर कहाँ पड़ता है कांडला बंदरगाह, तो गुजरात में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
46 नंबर सवाल को देखिए कि मैच शुरू करने के लिए कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक होते हैं। चलिए सिंपल सा है 46 का, कबड्डी के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होने चाहिए मैच शुरू करने के लिए 46 नंबर का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 खिलाड़ी। ठीक है, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने होते हैं 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं 6 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं 9 होते हैं। सभी सब याद रखिएगा। हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इस सब में कितने होते हैं 11 होते हैं। बास्केटबॉल में कितने होते हैं 5 होते हैं। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखेगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि वॉलीबॉल में एक से कितने पॉइंटों का होता है। वॉलीबॉल में एक से कितने पॉइंटों का होता है, पॉइंट कितने होता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है 47 का। तो इसमें टोटल 15 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद कर लीजिएगा। वॉलीबॉल में एक सेट में 15 पॉइंट होता है। ठीक है, कितना होता है आपका 15 पॉइंट होता है। और ये वॉलीबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं तो 6 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खिलाड़ियों की संख्या 6 है और एक पक्ष अब पॉइंट कितना होता है, एक सेट में पॉइंट कितना होता है तो 15 पॉइंट होता है। तो देखिए थोड़ा डीप से है। पहले पूछा जाता था क्या कि वॉलीबॉल में कितने एक पक्ष में खिलाड़ी होते हैं तो 6 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल के एक सेट में कितने पॉइंट होते हैं तो 15 पॉइंट होते हैं। 48 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी में। 1914 से लेकर करके आपको 18 तक चला था फ्रेंड्स। ठीक है, 1918 था, 4 साल तक आप प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसका जो तत्कालिक कारण था सिरोजियोवा हत्याकांड था। आप लोग पढ़ोगे 10वां क्लास में भी पढ़ना है आपका। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रिया के युवराज की सिरोजियोवा में हत्या, यही कारण से आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा सिरोजियोवा हत्याकांड, ऑस्ट्रिया के युवराज सिरोजियोवा की हत्याकांड से। 49 नंबर सवाल को देखिए कि भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। 49 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा आपका स्वराज आंदोलन की शुरुआत किया गया था भारत में। फ्रेंड्स आप लोग जरूर याद रखिएगा। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और दीन बंधु किसे कहा जाता है तो CF एंड्रूज को कहा जाता है, याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए पाल घाट दर्रा निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है। पाल घाट 50 का, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पाल घाट दर्रा है आपका केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। पहले भी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, केरल को जोड़ता है। और ये पालघाट जो दर्रा होता है फ्रेंड, पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग भी है पालघाट दर्रा है। तो केरल और तमिलनाडु हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, आपका मैथ से है, तो इसका मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या होगा, इसको सोल्व करिएगा। 51 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स सोल्व करिएगा तो इसका PDF में बना करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो जो मैथ है उसको अपने स्तर से देखिएगा, बन जाएगा, सिंपल सा है। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 रुपये आएगा। ठीक है, 51 का 75 रुपये आएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखिए। सवाल नंबर 52 आपका है कि पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। पूरा पाषाण के, चलिए ये शब्द सवाल पूछा जा सकता है। तो 52 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पूरा पाषाण की सबसे उपलब्धि क्या है। तो इसमें पूरा पाषाण काल में अग्नि का खोज हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पहिए का खोज किस काल में हुआ था, तो पहिया हुआ था नवपाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है, पहिया का खोज नवपाषाण काल में आया था। इसका तो मैं ट्रिक से बताया हूँ कि जब पहिया आया तो नया युग आया। ठीक है, और पूरा पाषाण काल में अग्नि का खोज हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। शुरू क्वेश्चन जो मैं बताया था उसमें ही आपको बता दिया था, इसलिए देखिए मैं डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, कि धान की खेती, आप पहला क्वेश्चन याद करिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि खाद्यान्न की दृष्टि से, पहला क्वेश्चन यही था ना फ्रेंड्स आपका, जो पहला ही क्वेश्चन आया था कि उत्पादन की दृष्टि से भारत में जो खाद्यान्न फसल कौन सा है, तो चावल है, ये क्वेश्चन था। और उस समय देखिए मैं बताया था कि धान की खेती के लिए आपका कौन सा मिट्टी जरूरत होती है, तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, मैंने बताया था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को ही क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक मिट्टी इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सबसे पाई जाती है। तो धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होगी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। 54 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कन्नड़ मैदानों में होता है। भारत में वर्षाहीन खेती, ठीक है, ड्राई फार्मिंग
विस्तीर्णता से प्राप्त होती कहाँ, तो कन्नड़ के मैदानों में। 55 नंबर सवाल है, भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है। ये देखिए अच्छा सवाल है, मॉडरेट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि मसालों की खेती के लिए जलवायु पूछा जा रहा है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का गर्म तथा आर्द्र दोनों प्रकार की जलवायु आपको मसालों की खेती के लिए आवश्यकता होती है। 56 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 56 नंबर सवाल आपका क्या है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे क्या था। चलिए सिंपल है फ्रेंड्स, क्या हो जाए, रेयॉन ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशे क्या था, तो रेयॉन था। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। सवाल नंबर 57 को देखिए। सवाल नंबर 57 आपका है, जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में भारत का दौरा किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडगर चगवा लुंगू। ठीक है, लुंगू ये आपका है जो जाम्बिया गणराज्य के राष्ट्रपति है जो हाल ही में भारत के दौरा किया। क्या नाम है उनका, एडगर चगवा लुंगू। ठीक है, लुंगू अजीब सा नाम है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 58 नंबर सवाल कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति, ये सब देखिए मॉडरेट क्वेश्चन इसी को कहते हैं। इस टाइप का सवाल आजकल पूछा जाता है। 58 नंबर सवाल आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि। ठीक है, 58 का, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति केंद्रीय सरकार की प्रतिनिधि का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लिख करके क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है। बहुत बार हिंदी में पढ़ा चुके हैं फ्रेंड्स, उर्वशी किसका लिखा हुआ है। चलिए गेस करिए आप लोग, उर्वशी कौन हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह, उर्वशी हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, सब ये जो किसका लिखा हुआ है, इन्हीं का लिखा हुआ है। रसीम रथी लिखा हुआ है, सभी ये जो आपका रामधारी सिंह दिनकर को लिखा हुआ है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इससे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर को जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस कृति के लिए मिला था। यही उर्वशी कृति के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र के भी लेखक वही है, रसीम रथी का भी वही है, ये सब जरूर याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखें। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तमिलनाडु का हो जाएगा। अगला सवाल आपका देखिए मैथ से है फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि किसी खेत का 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है और उसी खेत को 1/3 भाग को बी 10 दिन में जोत सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस खेत को 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो इसका आंसर आप बना लीजिए आप वीडियो पॉज करके, नहीं तो मैं इसको दे दूंगा फ्रेंड्स, नहीं तो फिर अलग से मैं सोल्यूशन दूंगा। 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी, 8 दिन आएगा। ठीक है, 61 का जो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 8 दिन आएगा। इसको बना करके सोल्व करके देख लीजिएगा। चलिए 62 नंबर सवाल को देखते हैं। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है, किस तरह से रखा जा सकता है। 62 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ये देखिए कॉमन सेंस की क्वेश्चन है। कोई भी देखिए जो खाद्य पदार्थ के बीज को रखते हैं, भंडारण करते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए जलवायु कैसी होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर क्या कैसा होना चाहिए, डाउन होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, और वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, वायु में आर्द्रता की मात्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बीज खराब हो जाता है। तो कॉमन सेंस से बना सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी होता है। तार द्वारा घेरा क्षेत्रफल का क्या होगा, तार द्वारा घेरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इस तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ठीक है, 63 नंबर सवाल को बनाइएगा, आराम से बन जाएगा ये। इसका राइट आंसर आएगा आपका 63 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, 616 आ जाएगा। क्या करा, किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, वर्ग का कारक रूप में मोड़ा जाता है, तो उसके द्वारा घेरा क्षेत्रफल कितना होता है, इतना, यानी कि वर्गाकार रूप, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करिएगा कितना, यानी 22 आएगा, 22 का करिएगा होता है 22, ये 22 आ गया, जो क्या हो गया, ठीक है, तार 22 आ गया, इसका सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर इसका आ गया। आपका तार की लंबाई टोटल कितना, तार का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, उसका परिमाप हो जाएगा। तो एक भुज आया था ना, तो इसका परिमाप कितना होता है, 4 से गुना कर देगा तो 22 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब 88 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो गया आपका परिमाप आ गया। अब देखिए परिमाप आ गया फ्रेंड्स, तो देखिए सिंपल सा बन जाएगा, परिमाप हो गया तो क्या करा, तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि एक वृत्त के रूप में। अब वृत्त को बनाइएगा फ्रेंड्स, तो इसका परिमाप जो आया था 22 88, जो वर्ग का परिमाप हुआ उसी का परिमाप हो गया। अब वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है, इससे क्या है, आर निकल जाएगा। आर जब निकल जाएगा तब फिर क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछा रहा है, तो πr² निकाल लीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से बनाएगा, बन जाएगा। ठीक है, 63 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 616 वर्ग सेंटीमीटर आपको आएगा, 63 का सी। चलिए 64 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से किसी स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। दो क्वेश्चन इसमें है, श्रीनगर शहर को किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। तो कौन कहता है, किस स्रोत से कहता है। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलहन का जो रजत रंगनी होता है, रजत रंगनी जो है इसी के स्रोत से कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 65 नंबर सवाल को देखिए, 65 नंबर सवाल आपका है, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया, इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है। 65 का राइट आंसर ऑप्शन रजनामा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर सवाल को देखिए, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं। लेप्चा कहाँ करता है निवास फ्रेंड्स, 66 का फटाफट करिए, सिक्किम ना, 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में लेप्चा जनजाति सिक्किम में। 67 बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में पूर्ण किया गया उसका नाम क्या है। चलिए अच्छा सवाल है। 67 का उसे क्या रखा है, वीर कुंवर सिंह पुल रखा गया। ठीक है, 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा निर्मित आरा छपरा को जोड़ने वाला पुल जिसका निर्माण हाल ही में हुआ है उसको वीर कुंवर सिंह पुल नाम रखा गया है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, निम्न का योग के ज्ञात करना। आपका भिन्न का जोड़ है फ्रेंड्स, आपका जो ट्रिक से बनाते हैं उस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये भिन्न का जोड़ है या एलसीएम करके भी बना सकते हैं, तो एलसीएम में बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्रिक से बना लीजिएगा। 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1/2 आएगा, जब इसको सोल्व करिएगा ना तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। चलिए आपका 69 नंबर सवाल को देखते हैं। 69 नंबर सवाल कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। किसने किया था फ्रेंड्स, तो आपका 69 नंबर सवाल का कैप्टन मोहन सिंह ने किया था ना। जी हाँ, कैप्टन मोहन सिंह ने इनका मदद किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल को देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पलानी पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है। 70 का राइट आंसर ऑप्शन में अन्नाई मुड्डी में मिलती है ना, अन्नाई मुड्डी में मिलती है। आप अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि राघव ने नियत कीमत 13/15 की कीमत पर एक कंप्यूटर खरीदता है और नियत कीमत से 12% ज़्यादा पर बेच देता है, इसका मुनाफा प्रतिशत। तो सिंपल सा प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको तो कोई भी बना सकता है। माना का कंप्यूटर का नियत कीमत कितना मानते हैं, 100 रुपया मानते हैं, तो स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का कितना 13/15 ना हो जाएगा, यानी 1300/15 हो जाएगा। स्कूटर का जो कीमत क्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1300/15 हो जाएगा। ये इसका क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य कह रहा है कि नियत कीमत से 12% ज़्यादा पर बेचता है, तो नियत कीमत हम लोग कितना माने थे, 100 रुपया माने थे, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका 12% करिएगा तो इसका जो स्कूटर का जो क्रय मूल्य हो गया फ्रेंड्स आपका 1300/15। स्कूटर का क्रय मूल्य हो गया जो इतना हो गया, स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कितना 112 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य 112 आ गया, क्रय मूल्य 1300/15 आ गया, तो लाभ प्रतिशत पर घटा दीजिएगा, तो 112 माइनस कितना हो जाएगा, 1300/15 हो जाएगा। ठीक है, 112 माइनस कितना, 1300/15, ये आ जाएगा क्या चीज़, इसमें आज इसका लाभ आ जाएगा, क्योंकि ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। तो इसको घटाइएगा फ्रेंड्स तो कितना आ जाता है, इसको जब आप घटाइएगा तो 380 एलसीएम लीजिएगा तो 380/15 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 380/15, 380/15, ये आपका क्या आ गया, लाभ आ गया। अब लाभ प्रतिशत का रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 क्रय मूल्य आता है। ठीक है, तो लाभ गुने इतना गुने 100 कर दीजिएगा, और क्रय मूल्य कितना आया था, 1300/15, तो इसको उलट दीजिएगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको, नीचे कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। अब इसको हल करिएगा फिर। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करिएगा, ये 15 से तो 15 आपका कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, और 13 से काटिएगा तो 13 से इसको पूर्णांक में आंसर आएगा, तो आपका 29.3/13 आएगा। ठीक है, 29.3/13 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बन जाएगा इस तरह से 71 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आ जाएगा। चलिए सवाल नंबर 72 को देखिए। सवाल नंबर 72 है, अलादीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। 72 नंबर सवाल का देखिए, प्रैक्टिस सेट आपका जो आया हुआ है फ्रेंड्स मार्केट में, आपका प्लेटफॉर्म जो अच्छा प्रकाशन का है उसी से मैं करवा रहा हूँ। तो इसमें टोटल 28 प्रैक्टिस सेट है। तो एक प्रैक्टिस सेट इसके पहले मैं करवाया था, जब तबीयत खराब हो गई बीच में फ्रेंड्स, तो फिर मैं नहीं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा था। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा दूंगा, और सभी का PDF भी मैं दे दूंगा। 72 का राइट आंसर क्या होगा कि अलाउद्दीन
खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? 72 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा रतन सिंह था। याद रखिएगा, अलादीन खिलजी के आक्रमण जब किया था तो चित्तौड़ का शासक कौन था फ्रेंड्स? तो उसको में राणा रतन सिंह था। 73 नंबर सवाल को देखिए, 73 नंबर सवाल आपका है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिए अच्छा सवाल है 73 का, कौन थे? जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। 74 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा नहीं है भाई नियोजन का उद्देश्य? तो 74 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि तो कभी हो ही नहीं सकता है, पॉपुलेशन ग्रोथ है जो कभी भी नियोजन के आपका उद्देश्य नहीं हो सकता है। चलिए आपका 75 नंबर सवाल है फ्रेंड्स इसका, एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर है। ये पढ़ लीजिएगा पॉज करके फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बताता हूँ, सोल्व करके कोशिश करिएगा। 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर आएगा। 76 नंबर सवाल को देखिए, 76 नंबर सवाल आपका है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात कीजिए। शुद्ध वर्तनी, तो स्वास्थ्य किस तरह से लिखा जाएगा? 76 नंबर सवाल, 76 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका स्वास्थ्य है जो इस तरह से लिखा जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 77 देखिए, सवाल नंबर 77 आपका है कि दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। इसमें संधि कौन सा है? ठीक है, तो अंच जोड़ अंत है, ठीक है, तो अंच जोड़ अंत, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो कौन सा संधि है, तो इसमें आपका व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। चलिए 78 नंबर सवाल है, 78 नंबर सवाल आपका, दिए गए वाक्यों में कृत्यवाच्य ज्ञात कीजिए। कृत्यवाच्य, तो कृत्यवाच्य देखिए, कृत्यवाच्य में क्या होता है? कृत्यवाच्य में होता है कि जो वाक्य में जो वाच्य बिंदु होता है वो कर्ता होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, दीपक रोता नहीं है, इसमें ये कृत्यवाच्य का उदाहरण है। अगला सवाल को लेते हैं फिर 79 है आपका, दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो दिए गए मुहावरे का अर्थ, गुण गाना। गुण गाना, किसी का गुण गाना का क्या हो सकता है? मना करना, हरा देना, भारी पड़ना, नहीं तारीफ करना होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह ज्ञात कीजिए। दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, तो यहाँ पर देखिए होगा है कॉमा होगा, दादाजी मुझे खेल प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को 81 नंबर सवाल को लेते हैं कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय संकट के समय में राष्ट्रपति से व्यय कर सकता है। 82 नंबर सवाल को देखिए, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी आना ही अवमूल्यन कहलाता है। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, अपनी देश की मुद्रा की विनिमय दर में कमी आना ही अवमूल्यन कहलाता है। 83 नंबर सवाल आपका देखिए है कि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सिंपल सा है फ्रेंड्स, 83 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए, अष्टाध्यायी के कौन है? चवार्क है, कौटिल्य है, पाणिनि है या कपिल है? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पाणिनि हो जाएगा। कह रहा है इतना 9584 से अगली बड़ी पूर्ण वर्ग क्या होगा? ठीक है, तो अगली बड़ी पूर्ण वर्ग क्या होगा फ्रेंड्स? तो आपका जो 83 नंबर सवाल है ना, 84 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9584 से अगली बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? तो 9604 इसका होगा, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? इतना रुपया ABC में बांटे गए हैं जिसमें AB से 25% और C से 20% अधिक पाता है, A को कितना मिलेगा? सिंपल है फ्रेंड्स, बना लीजिएगा इसका मैं राइट आंसर आपको बता देता हूं, और नहीं तो फिर इसका स्पेशल जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्रोवाइड कराऊंगा। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कितना आएगा आपका? एक आएगा। कितना आपका? 85 नंबर, सॉरी एक कर रहे हैं, 85 नंबर सवाल का डी आएगा फ्रेंड्स, यानी 1980 रुपया आएगा। 85 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कितना? 1980 रुपया आएगा। और इसका 86 लॉग कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 का मान क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 4 आएगा, ठीक है। इसको तो आराम से बना सकते हैं। अब देखिए लॉग कितना है? 10,000 है ना, लॉग 10,000 को कितना आप लोग लिख सकते हैं? हम इस तरह से लिख सकते हैं, LOG लॉग 10 की पावर कितना? 4 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। और इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना बराबर क्या लिख सकते हैं? 4 लॉग 4 लॉग यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 4 लॉग 10 इतना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो 4 यहाँ पर हो गया, और 10 लॉग का कितना 1 कर लेते हैं तो कितना 4 आ जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
86 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 आएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इसको सोल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन से है 87 का जब सोल्व करिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 88 नंबर सवाल को देखिए। 88 नंबर सवाल आपका कर रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 690 875 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 10 और 25 होगा 88 का। 88 का तो सिंपल है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना कर रहा है, शेषफल क्रमशः 10 और 25 होगा, तो इसमें घटा दीजिएगा कितना, 690 में 10 घटाएगा तो कितना आएगा, 680 आ जाएगा। और इस 875 में कितना घटाएगा, 25 घटाइएगा तो इसमें कितना आएगा, 800 आपका 50 आएगा। अब 850 और 680 और 850 का क्या करेगा, महत्तम निकाल जाएगा। ठीक है, इसका जो महत्तम निकालेगा जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसका महत्तम निकालेगा तो 170 आएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका है क्या है कि एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थी के गणित में प्रथम कितना इतना इतना इतना, तो बहुलक क्या होगा, तो देखिए बहुलक इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, बहुलक वही होता है ना। तो देखिए 5 की संख्या सबसे ज़्यादा, 1 2 3 4, ये 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, 6 2 बार आया है, बाकी सब 3 ही बार आया है, लेकिन ये 5 से ज़्यादा बार आया तो बहुलक क्या हो जाएगा इसका, जो बार बार ज़्यादा बार आता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि चीनी के भाव में 60% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी की चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर दी जाए, इससे मद में खर्च ना हो। तो ट्रिक से आप लोग बनाते भी होंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका मिला लीजिएगा, 90 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 37.5% आएगा आपका 90 नंबर सवाल का। 91 नंबर सवाल का मैथमेटिक्स का, इसका देखिएगा यहाँ पर ये दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी इक्वल टू ए सी और कोण ए सी डी इक्वल टू 105 डिग्री, तब बी ई ए सी के बराबर कितना होगा। तो 91 नंबर सवाल का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, 30 डिग्री आएगा 91 का। 92 नंबर सवाल को देखें। 92 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स कि 301 तथा 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होगी। तो देखिए मैथमेटिक्स से आपका 10 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार पुलिस फायरमैन में, तो इसी टाइप से जहाँ तहाँ से टिपिकल टाइप का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। आप जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसको करते रहिएगा तो आपका हो जाएगा। जीके जीएस पर विशेष ध्यान देना, और बाकी हिंदी का मैं करा ही रहा हूँ। तो 92 नंबर सवाल का कह रहा है 301 से 320 में अभाज्य संख्या कितने आता है, तो टोटल 4 संख्या अभाज्य आते हैं 301 से 320 में। कौन कौन आता है, तो देखिए बताता हूँ। 307 एक हो गया, उसके बाद में अभाज्य संख्या 311 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद में 313 हो गया, 313 हो गया, और चौथा आएगा जो 317 आएगा। ठीक है, तो यही तो पूछा जा रहा है ना, कितने टोटल आता है, तो 4 गो आता है। 301 से 320 के बीच में टोटल 4 आता है, यही 4 आपका अभाज्य संख्या आता है। ऑप्शन नंबर सी 92 का राइट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स आपका, एक व्यक्ति को 10 रुपया में 11 के दर से कुछ वस्तु खरीदता तथा 11 रुपया में 10 के दर से बेच देता। सिंपल सा लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बता देता हूँ फ्रेंड्स, बना लीजिएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 21% आपका इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल मैथ है ये, बन जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल को देखिए। 300 मीटर की दौड़ में राम श्याम को 15 या 5 सेकेंड से हराता है, राम को दौड़ पूरा करने में कितना समय लगेगा। 94 का जो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स शुरू करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, 95 सेकेंड आएगा। 95 नंबर सवाल को देखिए कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है। इसे डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 324 होती है। 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होती है, तो 324 होती है। 96 नंबर सवाल कर रहा है, ट्रांसलेट द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू हिंदी, द एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। सिंपल है फ्रेंड्स, परीक्षा जारी है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 नंबर सवाल को देखें। 97 नंबर सवाल को देखें, एक मिनट फ्रेंड्स। 97 नंबर सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग एंड एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स प्री। ठीक है, इसमें प्रीफिक्स है, इसमें कौन सा क्या जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स, तो अब नया बनेगा। अच्छा, प्रीफिक्स है जो क्या शब्द के पहले जोड़ा जाता है, और सफिक्स है जो शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्री इम्प्रेशन हो जाएगा। ठीक है, प्री इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, तो इस तरह से कह सकते हैं इसको फ्रेंड्स। प्री इम्प्रेशन मतलब कह सकते हैं आपका हक सफ़ा या हथियाना भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 में देखिए क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव इरर एंड सम हैव नन। ठीक है, इसमें कुछ गलतियाँ रहा है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन इरर, इफ़ देयर इज नो इरर योर आंसर इज डी। तो देखिए इसमें करना है, तो देखिए गौर से पढ़ते चलिए। द मीडिया हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। ठीक है,
नो एरर। देखिए तो यहाँ पर तो सिंपल ही फंस, यहीं पर आपका गलती लग रहा है फ्रेंड्स। देखिए द मीडिया हैज, मीडिया है जो हमेशा प्लूरल रहा है शब्द है, ये प्लूरल लेता है, यहाँ पर हैज दे दिया है तो यहाँ गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत है, यहाँ पर हैव होना चाहिए, द मीडिया हैव होता है। देखिएगा मीडिया है जो प्लूरल में शब्द है फ्रेंड्स, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा, सिंगुलर वर्ब नहीं लेगा। तो ऑप्शन 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 99 नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड, यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ मे गॉड ग्रांट यू अ लॉन्ग लाइफ, सभी को कहता है फ्रेंड्स मे गॉड, ठीक है, मे गॉड आपका भगवान भला करे या तो आपका उम्र दीर्घायु हो, इस तरह से कहता है ना। यहाँ मे 99 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, क्रूड दिया हुआ है, तो क्रूड मतलब क्या होता है, क्रूड मतलब कच्चा होता है, तो कच्चा का सिनोनिम कर रहा है ना, तो कच्चा का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अनरिफाइंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्रूड मतलब क्या होता है, कच्चा होता है, तो कच्चा का हो जाएगा, अनरिफाइंड मतलब भी कच्चा ही होता है। सिनोनिम पूछा जा रहा है ना समानार्थी शब्द, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था, इसमें से लगता है कि तीन ही मैथ है जो आपको नहीं बताया फ्रेंड्स, 3 या 4 मैथ, बाकी जो बनाने लायक था इस पर फ्रेंड्स उसको मैं आपको बताते चला, बाकी सभी का सोल्यूशन मैं आपको दे चुका हूँ। तो इस टाइप का देखिए प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में नया सिलेबस के अनुसार आया है, तो देखिए सभी तरह का प्रैक्टिस सेट आप करते रहें और सभी तरह के पढ़ें, जो जीके जीएस सिंपल है वो भी पढ़ें, जो मिडिल क्लास का है वो भी पढ़ें, और जो टफ है वो भी पढ़ें, मॉडरेट है वो भी पढ़ें, सब तरह से पढ़ते रहिएगा फ्रेंड, रिपीटेशन करते रहिएगा, तो पढ़ाई करते करते आपका एक लेवल बनेगा। जब लेवल बनेगा फ्रेंड्स तो कैसा भी एग्जाम बनेगा, किसी भी तरह से आपका सोल्यूशन स्कोरिंग बहुत अच्छा होगा, जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तब होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7:30 बजे फिर आपको मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स 50 जो जीके जीएस का मैं सीरीज चला रहा हूँ 7:30 बजे, तो 7:30 बजे आपको मैं वहाँ पर 50 प्रश्न का जीके जीएस आपको प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, और तबियत जैसे ही ठीक होती है उसके बाद मैं लाइव क्लास आप लोग को लूँगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।